हाँ, सभी बच्चों के लिए गुड मॉर्निंग। आप अतुल गोयल मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आप श्री गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय में कार्यरत हैं और आप आगे की क्लास के लिए तैयार हैं, उम्मीद करता हूँ। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 कल हम लोगों ने फिनिश की थी। आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 एक्सरसाइज 3.2। देखिए दोस्तों, इस प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। आव्यूहों पर कुछ संक्रियाएं देखेंगे। आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं जिसमें कुछ संक्रिया जैसे योग हुआ, व्यवकलन हुआ, थोड़ा बहुत हम इसको प्री एक्सरसाइज में देख चुके हैं। आज हम फिर से एक्सरसाइज 3.2 को क्रियान्वित करते हुए इन जो संक्रियाएं हैं आपकी योग और माइनस हैं, साथ में ऐड करते हुए मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्सों का गुणा, उन सभी चीज़ों को बारीकी से देखेंगे कि कैसे योग संभव होता है, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे व्यवकलन, आगे मैट्रिक्सों में संबंधित क्या क्या नियम होते हैं। एक नियम होता है क्रम विनिमयता, एक होता है साचर्यता और एक और भी बहुत सारे निरसन नियम, प्रतिलोम, व्यवकलन में भी आपका प्रतिलोम ले सकते हो, तत्समक, ये सब चीज़ें आप लोग आज अच्छे से देखेंगे। आव्यूहों पर संक्रियाओं में पहली संक्रिया योग संक्रिया, एडिशन, दो मैट्रिक्सों का एडिशन, दो मैट्रिक्सों का जो योग है दोस्तों वो कब संभव होगा, क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहले ये होता है। लास्ट एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बता दिया था वैसे, लेकिन यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ कि दो मैट्रिक्सों ए एवं बी, बिल्कुल आप राइट डाउन करें, नीचे अपनी कॉपी में लिखें इस चीज़ को कि दो मैट्रिक्सों ए एवं बी का योग संभव होगा यदि ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर दोनों क्या रहें, समान रहें। ए एवं बी का ऑर्डर मतलब क्रम, यदि समान क्रम की ये दो मैट्रिक्स हैं तो इनका योग आसानी से संभव हो जाएगा, जिसमें क्रमागत अवयवों को हम एक दूसरे से योग कर देते हैं। तो बिल्कुल लिखें आप लोग कि मैं लिखाने की कोशिश करता हूं आपको कि ए एवं बी दो मैट्रिक्सों का योग संभव होगा यदि ए की कोटि बराबर बी की कोटि, दोनों कोटियां समान होंगी तो दोनों मैट्रिक्सों का योग संभव होगा। एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे ए बराबर, सिंपल ले लेते हैं 2 3 5 7, ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स आपके सामने है। बी की कोटि भी सेम ले लेते हैं 2 क्रॉस 2, 5 6 7 9, बी की कोटि भी आपके सामने मैंने ले ली। We have to find out the addition of these matrix, हमको इन दोनों का योग ज्ञात करना है। देन आप लिखिए 2 3 5 7 जो ए का मान है और 5 6 7 9 जो बी का मान है, ये आपने नॉर्मली लिख दिया। अब चूंकि कोटियाँ इनकी समान है, एडिशन संभव होगा, तो आप 2 को 5 से जोड़ दीजिए, डेट इज 7, 3 + 6 डेट इज 9, 7 + 5 डेट इज 12, 7 + 9 डेट इज 16। तो ये आपका योग इजीली संभव हो जाता है। कि बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि योग कब संभव होगा। तो दोस्तों कि योग तब संभव होता है जब दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां जो होती हैं वे समान होती हैं। सेकंड जो है संक्रियाएं वो होती हैं आव्यूहों का व्यवकलन।
सेकंड है आव्यूहों का व्यवकलन। तो दोस्तों सेम प्रोसीजर जैसे आपने मैट्रिक्सों के योग में देखा था, आव्यूहों का व्यवकलन या मैट्रिक्सों का व्यवकलन भी तभी संभव होता है जब उन दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां भी समान होती हैं। ए की कोटि और बी की कोटि समान होनी चाहिए, तब हम इनका व्यवकलन इजीली कर सकते हैं। तो व्यवकलन करके आप एग्जाम्पल से इसको भी देखोगे। ए की कोटि इजी बनाने के लिए मैंने इसको 2 क्रॉस 2 ही ले लिया है और सेम बी की कोटि को ही मैंने 2 क्रॉस 2 लिख लिया है। अब इनमें रैंडमली कोई भी अवयव ले लिए, 5 6 7 8 2 3 4 5। इस प्रकार से आपने रैंडमली कोई भी अवयव ले लिया। वी हैव टू फाइंड आउट द सबट्रैक्शन ऑफ दीज मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्सों का व्यवकलन हमें ज्ञात करना है। दोस्तों ये तो क्लियर हो चुका है कि इन दोनों मैट्रिक्सों का व्यवकलन संभव है। क्योंकि इनकी कोटियाँ एज इट इज बिल्कुल समान हैं। देन इनका सब्ट्रैक्शन करते समय हमें बस माइनस चिन्ह का ध्यान रखना है कि 5 2, लेकिन 2 किसका? माइनस का। तो 5 - 2 बराबर 3, 6 - 3 बराबर 3, 7 - 4 बराबर 3, 8 - 5 बराबर 3। ये इत्तेफाक है दोस्तों कि सभी 3 आए हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी समान आए। इन आंकड़ों को आपस में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इनको आपस में ये ज़रूरी नहीं है कि 3 आए। ये तो एक इत्तेफाक है कि सभी अवयव समान आए हैं। लेकिन आप बस यहाँ पर सीख क्या रहे हो? 2 मैट्रिक्सों का व्यवकलन। तो 2 मैट्रिक्सों का व्यवकलन सिर्फ तभी संभव होता है जब उनकी कोटियाँ समान होती हैं। बिल्कुल योग की तरह ये नियम होता है और एक्स्ट्रा कोई नियम नहीं होता है। तो दोस्तों अब आप थर्ड एवं इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, जो आपके लिए आज बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज़ होगी और इम्पोर्टेंट भी होगी। मैट्रिक्सों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थोड़ा सा समझना भी आपको ज़्यादा गहराई से होगा इस चीज़ को, आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिक्सेज है। 2 मैट्रिक्सों, 2 आव्यूहों का गुणन। तो सबसे पहले इसको देखें कि आव्यूहों का गुणन कब संभव होता है। बिल्कुल आप इसको नोट करें जो मैं बोल रहा हूं। ए 2 आव्यूह हैं, ए एवं बी, और हमें इनका मल्टीप्लाई अर्थात गुणन करना है। तो संभव कब होता है वो बिल्कुल राइट डाउन करें आप अपनी कॉपियों में, कि हिंदी में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए में स्तंभों की संख्या, जो कि ऑर्डर में मिल जाता है आपको, जो मैट्रिक्स की कोटि होती है उसमें आपको मिल जाता है, वो बराबर होगी बी में पंक्तियों की संख्या के। बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख चुके हैं कि मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है, जब एक मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या के समान हो जाएगी। देन ए एवं बी का मल्टीप्लाई अर्थात गुणन संभव होगा। फिर से देखें, ए में जो ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर मतलब कोटि, कोटि में आप आसानी से स्तंभों की संख्या देख सकते हो। बी में आसानी से आप जो ऑर्डर होगा, जो कोटि होगी, उसमें पंक्तियों की संख्या देख सकते हो। यदि वो दोनों संख्याएं समान होंगी, देन हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्सों का गुणन संभव होगा। मैथमेटिक्स रूप में इमेजिन कीजिए, स्टार, यदि ए बराबर AIJ M क्रॉस N, क्या सीखे फ्रेंड्स?
कि एक मैट्रिक्स है जिसकी कोटि क्या है, m क्रॉस n टाइप की, जिसमें आप आसानी से देख सकते हो कि ये ऑर्डर है तो पंक्तियों की संख्या क्या हुई यहाँ पर m, स्तंभों की संख्या क्या हुई यहाँ पर n। तो इस प्रकार से आप a की कोटि देख चुके हो। b बराबर bij, m क्रॉस n की जगह यहाँ पर ले लिया हमने p क्रॉस q। तो b की कोटि क्या हो गई दोस्तों, p क्रॉस q। तो इस प्रकार से दोनों की कोटियाँ हमने परिभाषित कर दी। यहाँ a का मल्टीप्लाई a इंटू बी संभव होगा, बिल्कुल राइट डाउन कीजिए दोस्तों इसको, a इंटू बी संभव होगा यदि a में स्तंभों की संख्या जो कि यहाँ पर क्या है n, b में पंक्तियों की संख्या जो यहाँ पर क्या है p, n बराबर p। आई थिंक आपकी समझ में ये बातें तो आ गई होंगी। यदि n जो है वो p के बराबर हो जाए तो a इंटू वी अर्थात a और b का मल्टीप्लाई बिल्कुल संभव होगा। पुनः b इंटू a, इसी क्रम में a इंटू वी जिस क्रम से देखा उसी क्रम से b इंटू a देखते हैं, संभव होगा यदि, ये कब संभव होगा, यदि सिस्टम बिल्कुल इजी है, b पहले है तो पहले वाली जो मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या, दूसरी वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या। b में स्तंभों की संख्या क्या है q, a में पंक्तियों की संख्या क्या है m। अगर अब यह बराबर होगा तो ba संभव होगा। एक चीज़ और देख लें इनके साथ साथ आप लोग, तब जब ए बी संभव हो गया तब ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई, तब जो रिजल्टेंट को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों परिणामी, तब परिणामी मैट्रिक्स जो आपको क्या प्राप्त हुई है ए बी, इसकी कोटि क्या होगी दोस्तों की कोटि। तब परिणामी मैट्रिक्स ए बी की जो कोटि है, तो क्वेश्चन यह है कि क्या होगी, तब परिणामी मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी। तो n बराबर p हो गया, देन बचा क्या यहाँ से m और बचा क्या यहाँ से q, m क्रॉस q होगी। जब n और p का मान बराबर हो चुका है तो आगे से बचा m और पीछे से बचा q, तो वही कोटि होगी m क्रॉस q होगी इधर इस केस में। तब परिणामी मैट्रिक्स BA हुआ, यहाँ पर BA की कोटि ध्यान दें, BA में B को आगे रख के A को पीछे रख के Q को M के बराबर किया, तब BA परिभाषित हुआ। आगे से कौन बचा P, पीछे से कौन बचा N, P क्रॉस N होगी। क्या होगी दोस्तों, P क्रॉस N होगी। तो इस प्रकार से मैट्रिक्सों का गुणन संभव होगा। और मैंने आपको बताया कि कैसे संभव होता है। आपके सामने जो है एक क्वेश्चन जरूर बन रहा होगा कि सर AB और BA ये अलग अलग कैसे हो गया, कि A और B का मल्टीप्लाई ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, वो तो समान ही होना चाहिए। लेकिन मैं अब आपको आगे के लिए, आगे मैं इन चीज़ों को लेकर जाने वाला हूँ, वहाँ भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि AB और BA दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। ये मैट्रिक्सों का गुणन है और आप एक तरह से इसको एक नियम बोल सकते हो जो हम आगे पढ़ेंगे, क्रम विनिमयता। तो AB नॉट इक्वल BA,
ए बी नॉट इक्वल बी ए। लगभग 90% केसेज में, जो 90% स्थितियां हैं, उनमें ए बी और बी ए बराबर नहीं होंगे, इसीलिए इनको अलग अलग तरीके से लिया गया। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि ए बी और बी ए आपस में बराबर हो जाते हैं। उन परिस्थितियों को छोड़कर 90% स्थितियों में ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बता भी सकता हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर फ़िलहाल आप इस चीज़ को देखोगे। ये तो बराबर होने का स्थिति आई कि मैट्रिक्सों का गुणन कब संभव होता है। अब मैं आपको मैट्रिक्सों का गुणन करके दिखाता हूँ। दो तरह के एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, एक तो 2x2 टाइप का, एक 3x3 टाइप का। व्यापक एग्जाम्पल ना देकर मैं आपको मैथमेटिकल एग्जाम्पल देता हूँ, संख्याओं वाला। तो एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल से आप गुणन सीखोगे। क्या सीखोगे? गुणन। ए का मान लीजिए 2 3 5 7, बी का मान लीजिए 6 5 4 2। मैंने इनकी कोटियाँ समान ले ली। मैंने इनकी कोटियाँ क्या ले ली? समान। समान कोटियाँ भी हो सकती हैं, असमान भी हो सकती हैं। साथ में हमें तो बस एक ही पॉइंट देखना है कि ए भी निकालना है। चलो पहले ए भी निकालते हैं। क्या पहले आप ये देख सकते हो ए बी संभव होगा? बिल्कुल संभव होगा। कैसी संभव हुआ? आपन के पास परिभाषा है, उसके अकॉर्डिंग जाओ। परिभाषा क्या है कि ए में स्तंभों की संख्या, जो यहाँ पर क्या है? 2। ए में स्तंभों की संख्या, जो यहाँ पर है 2। बी में पंक्तियों की संख्या, जो यहाँ पर क्या है? 2। आपन को तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर ऐसा मिला तो हम कह देंगे कि हाँ, मैट्रिक्सों का गुणन संभव है। और इसकी मैट्रिक्स अर्थात परिणामी जो मैट्रिक्स बनेगी ए बी, उसकी कोटि क्या होगी? शेष 2x2 ही होगी। यहाँ इजी एग्जाम्पल है। मैं इस एग्जाम्पल में अभी आगे डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे ए बी और बी ए बराबर जनरली 90% केसेज में नहीं होते हैं। फिलहाल आप अब ए का मान रख दीजिए और मैं आपको अब गुणन सिखाऊंगा कि गुणन कैसे होता है, और आप आसानी से इनको सीखोगे। 6 5 4 2। आपने ए और बी के मान रख दिए। क्या चेक करने के बाद? ये चेक करने के बाद कि इनका गुणन संभव है या नहीं है। रख दिए। अब देखें इनका सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, पहली बात तो आपने ये देख ही लिया कि ए बी की जो कोटि है वो क्या होगी? 2x2 ही होगी। ओके, अब गुणन देखें। देखिए दोस्तों, बड़ी आसानी से कि पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है। पहली पंक्ति के अवयवों का उधर साइड बी में पहले स्तंभ के अवयवों के संगत से गुणा करके एडिशन करना है। कोष्टक ले लेता हूँ। 2 का गुणा 6 से प्लस 3 का गुणा 4 से। इस प्रकार से आपको पहला अवयव प्राप्त होगा। सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। क्या देखा आप लोगों ने? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किया, पहला अवयव प्राप्त हुआ। सेम प्रोसीजर, पहली ही पंक्ति का सेकंड स्तंभ से गुणा किया। 2 का गुणा किससे? 5 से। 3 का गुणा किससे? अब 2 से। दूसरा अवयव प्राप्त हुआ। ओके, क्लियर है क्या? सही है, दिख रहा है बच्चों में। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि मैट्रिक्स के अंतर्गत पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से किया गया, पहला अवयव प्राप्त हुआ।
फिर इसी पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से किया गया, दूसरा अवयव प्राप्त हुआ। दोस्तों पहली पंक्ति का काम कंप्लीट। अब आ जाइए आप दूसरी पंक्ति का गुणा। 5 7 का आपको पता ही है किससे करना है, पहले स्तंभ से। तो 5 का गुणा किससे हुआ दोस्तों, 6 से। 7 का गुणा किससे हुआ दोस्तों, 4 से। तो आ गया एक तीसरा अवयव। सेम प्रोसीजर, अब 5 का गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, 5 7 का। 5 का गुणा पहले किससे किया गया, 5 से। फिर 7 का गुणा किससे किया गया, 2 से। दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने प्रोसीजर रहेगा। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देखेंगे। तो अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 और 12 क्या हुआ, 24। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 और 6 क्या हुआ, 16। 6 पंजे 30, 7 चौक 28, 30 और 28 क्या हुआ, 58। 7 7 49, 4 दूनी 8, 49 और 8 क्या हुआ, 57। तो इस प्रकार से 5 5 25, 7 दूनी 14, 25 और 14 क्या हुआ, 39। 5 5 25, 7 दूनी 14, 25 और 14 क्या हुआ, 39। तो इस प्रकार से प्रोसीजर को लेकर आप दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो। अभी आपने ए बी मल्टीप्लाई किया था, अभी मैं इसी क्वेश्चन में आपको बी ए मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होगा। आपको ये भी क्लियर होगा कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है 90% केसेज में। दोस्तों अब बी ए निकाल रहे हैं तो पहले बी का मान रख दीजिए 6 5 4 2। ए का मान रख दीजिए 2 3 5 7 रख दिए। रखने के बाद अब बी ए का मल्टीप्लाई पहले तो ये देख लीजिए संभव हो भी रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। दोनों की समान समान कोटियां हैं, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, वही 2 ही 2 आएगा दोनों तरफ, वही 2 2 बनना है। तो गुणा करते हैं सबसे पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। 6 दूनी 12, 5 5 25 सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम 6 तिया 18, 7 5 35। क्या किया था दोस्तों, दोबारा से देख लीजिए यहाँ पर कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से किया 6 दूनी 12, 5 5 25। अब मैंने लिख दिया है सिस्टम से। फिर इसी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से 6 तिया 18, 7 5 35। अब दूसरी पंक्ति पर आ जाइए। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 4 दूनी 8 प्लस का 5 दूनी 10। दोस्तों अब इसी पंक्ति का 3 7 से कर दीजिए। 4 तिया 12 प्लस का 7 दूनी 14। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, सॉल्व कर रहा हूँ मैं, अब इसको कीजिए। 25 और 12 क्या आया दोस्तों, 37। 35 18 क्या आया दोस्तों, 53। 10 और 8 क्या आया, 18। 14 और 12 क्या आया, 26। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने बी ए प्राप्त कर लिया। लेकिन आप अब एक चीज़ ज़रूर देखें कि ए बी और बी ए को थोड़ा सा देखें। यहाँ 24 है, वहाँ पर क्या है, 37। तो आपका पहला अवयव भी बराबर नहीं हुआ। आप इजीली कह सकते हो ए बी नॉट इक्वल बी ए। यहाँ आप ये वाला स्टेटमेंट दे सकते हो, ए बी की कोटि भी संभव हो गई, बी ए की कोटि भी संभव हो गई, लेकिन ए बी नॉट इक्वल बी ए। तो इस प्रकार से आपने ये देख लिया कि 90% केसेज में ए बी और बी ए बिल्कुल बराबर होंगे ही नहीं। कुछ एक आध परिस्थितियों में ए बी और बी ए बराबर होंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो मैट्रिक्सों का गुणन। आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा। इसी क्वेश्चन को, मैट्रिक्सों के गुणन वाले क्वेश्चन को अब एनोदर एक और एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाना चाहूँगा। थोड़ा सा पहले से ज़्यादा टफ एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके सामने। 2 3 5 1 7 8 ये ले लिया ए का मान,
4 6 2 3 5 7, ये ले लिया बी का मान। दोस्तों इनकी कोटियाँ दिखा दें और आप अच्छे से इनकी कोटियाँ निकालना जानते हो। ए की कोटियाँ यहाँ पर क्या होंगी, 2 क्रॉस 3, ए की कोटि 2 क्रॉस 3, बी की कोटियाँ हो जाएंगी यहाँ पर 3 क्रॉस 2। दोस्तों देख लिया आप लोगों ने, ए का कोटि जो हो गई वो हो गई 2 क्रॉस 3, बी की कोटि क्या हो गई 3 क्रॉस 2। सबसे पहले मैं ए बी को देखूंगा, क्या ए बी परिभाषित है? ए बी परिभाषित है, इसको चेक कर लीजिए पहले। ए बी कब परिभाषित होता? जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाती। दोस्तों 3 है ए में स्तंभों की संख्या, दोस्तों 3 ही है बी में पंक्तियों की संख्या, बिल्कुल संभव होगा, बिल्कुल संभव होगा। तो इस प्रकार से ए भी संभव तो हो जाएगा। अब ए भी संभव हो गया, फिर ए भी जब प्राप्त होगा तो कोटि क्या होगी उसकी, शेष 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। तो इस प्रकार से आपने देखा ए भी संभव हुआ। अब आप एक काम कर लीजिए, इनका मान निकाल लीजिए। 2 3 5 1 7 8 बी का मान। इसी तरह से देखो दोस्तों, जो इसका स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से बनाया करो, कोटियों को उसी हिसाब से दर्शाना है जैसी वो हैं। तो आप अब इनका मल्टीप्लाई करने वाले हो। मैंने जो प्रोसीजर बताया था आपको, उसी प्रोसीजर से आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको कि ए में पंक्तियों की संख्या, पहली बात तो ए में पंक्तियों की संख्या देखोगे 2 हैं, तो सबसे पहले पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करोगे। 2 3 5 का 4 2 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पहला अवयव प्राप्त होगा। 2 का 4 से 4 दूनी 8, प्लस 3 का 2 से 3 दूनी 6, प्लस 5 का 5 से 5 5 25। इस प्रकार से इतना करने के बाद हमें पहला अवयव प्राप्त हो जाएगा। साथ में अब आपको यही काम करना है इसी पंक्ति का, लेकिन दूसरे स्तंभ से। 2 का 6 से गुणा करोगे, 6 दूनी 12, 3 का 3 से करोगे, 3 तिया 9, 5 का 7 से करोगे, 7 5 35। दोस्तों आगे कोई स्तंभ नहीं है तो अपने आप ये एंड होता दिखाई देगा आपको। अब यही प्रोसीजर आप दूसरी पंक्ति के साथ फॉलो करोगे। दूसरी पंक्ति का वही पहले स्तंभ से करोगे। 1 का 4 से किया गया 4, 7 का 2 से किया गया 7 दूनी 14, 8 का 5 से किया गया 8 पंजे 40। तीसरा अवयव प्राप्त हुआ। अब यही प्रोसीजर आप दूसरे स्तंभ से करोगे। 1 7 8 का 6 3 7 से, 6 एकम 6, 3 7 21, 7 8 56। सॉल्व कर लो और आपको ए भी प्राप्त हो जाएगा। 25 और 6 31, 8 39, 12 9 21 35 56, 14 4 18 40 58, 21 6 27 56 83। तो इस प्रकार से आपको ए बी प्राप्त हो चुका है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको बी ए प्राप्त करके दिखाऊंगा कि देखिए बी ए कैसा होता है। बी ए में सबसे पहले बी का मान रखें। 4 6 2 3 5 7, ये बी का मान हो गया। अब ए का मान रख दीजिए यहीं पर 2 3 5 1 7 8, ये आपका ए का मान हो गया। पहले तो ये देखिए कि बी ए संभव है या नहीं है। बी में स्तंभों की संख्या जो क्या है फिलहाल 2, ए में पंक्तियों की संख्या जो क्या है फिलहाल 2। अगर ये समान है, बिल्कुल समान आपको दिखाई दे रही है, तो अपन कह सकते हैं कि बी ए संभव होगा। फिलहाल इसकी कोटि देखोगे तो आपको दिखाई देगी 3 क्रॉस 2। फिलहाल इसकी कोटि देख रहे हो तो आपको दिख रही है 2 क्रॉस 3। ये तो आपको वैसे ही दिख रहा है 2 और 2 बराबर है, इसलिए बी ए संभव है। लेकिन रिजल्टेंट अर्थात परिणामी मैट्रिक्स जो बी ए होगी उसकी कोटि क्या होगी
यहाँ से 3 और वहाँ से 3 शेष, तो 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी। चलो करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 3 क्रॉस 3 की ही बनेगी। आप खुद देख लीजिए नियम क्या है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कीजिए, 4 6 का 2 1 से, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 8 प्लस 6, 4 6 का अब 3 7 से, 4 तिया 12, 7 6 42, ये हुआ। 4 6 का ही अब 5 8 से, 4 पंजे 20, 6 8 48। इस प्रकार से इतना काम हुआ, एंड अपने आप दिख गया आपको। अब जो 4 6 के साथ काम किया था आपने, वही काम किसके साथ करोगे? 2 3 के साथ। 2 3 का 2 1 से, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। इस प्रकार से 2 3 का 3 7 से, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 2 3 का 5 8 से, 5 दूनी 10, 8 तिया 24। इस प्रकार से थोड़ा दोस्तों मुझे स्पीड बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा टाइम की समस्या रहती है। अब तीसरी पंक्ति का वही पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। पहले स्तंभ से क्या, 5 दूनी 10, 7 एकम 7। अब दूसरे स्तंभ से 5 तिया 15 और 7 7 49। अब तीसरे से 5 5 25 प्लस 7 8 56। दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 और 6 14, ये हो गया 54 और ये हो गया 48 20 68। 4 और 3 7 हो गया, 21 6 27 हो गया, ये हो गया 34। 10 और 7 17 हो गया, 49 15 हो गया 64, ये 25 56 हो गया 81। तो इस प्रकार से दोस्तों BA प्राप्त हुआ। दोस्तों क्वेश्चन सेम चल रहा था, आपने अभी AB देखा था, आपने AB की कोटि देखी थी, उस कोटि को आप देखोगे और एक बार प्रीवियस में जाकर 2 क्रॉस 2 प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी? 2 क्रॉस 2। लेकिन आपने अब BA निकाला, BA की कोटि को ही देख लो, वो क्या प्राप्त हुई है? 3 क्रॉस 3। तो ये तो पहले ही क्लियर हो गया, कोटियाँ ही बराबर नहीं है, तो बराबर क्या होंगे वो? AB नॉट इक्वल BA। साफ दिख रहा है यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही कहा था 90% स्थितियों में AB और BA बराबर नहीं होते हैं। कोटियाँ ही बराबर नहीं हुई तो बराबर कहाँ से हो जाएंगे? सेकंड थिंग, इनके अवयवों को तो अब देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको AB और BA आप सीख चुके हो निकालना, आई थिंक अच्छे से। तो आव्यूहों का गुणन आप लोग सीख रहे हो, जिसमें आपने देखा कि कब इनका गुणन संभव होता है, गुणन संभव होने के बाद इनकी कोटियाँ कैसे प्राप्त होती हैं, कोटियाँ प्राप्त होने के बाद ये भी देखा जाता है कि AB और BA क्या संभव हैं या नहीं है। दोस्तों मैट्रिक्सों पर संक्रियाएं चल रही हैं। अब अगली संक्रिया आप देखोगे, गुणन के बाद अगली संक्रिया है संक्रिया नंबर 4, अदिश गुणन। अदिश गुणन इसका मतलब हुआ कि कोई भी अदिश संख्या होगी, 2 3 5 7 8 10 12 15 20 कुछ भी हो सकती है, उसका यदि मैट्रिक्स से गुणा किया जाए तो कैसे गुणा होता है। दोस्तों मान लीजिए, माना A एक मैट्रिक्स आपके सामने 5 7 4 6, ये आपको साफ दिख रही है 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है। अब आपको यदि इस मैट्रिक्स का किसी भी अदिश संख्या से गुणा करना है तो वही कहलाएगा अदिश गुणन। इस मैट्रिक्स का यदि किसी भी संख्या 5 7 20 25 माइनस का कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वास्तविक संख्या। आपको ही पता है दुनिया का सबसे बड़ा समुच्चय होता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आप उसमें से किसी भी संख्या से इसका गुणा कर सकते हो, वो सभी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाएंगी? अदिश संख्याएं, एक अदिश गुणन कहलाएगा। अब हमें मान लीजिए 5A चाहिए, क्या चाहिए? 5। तो यहाँ पर एक अदिश संख्या क्या हो गई? 5। तो 5 का गुणा
किसके साथ? ए के साथ। 5 आगे रख दिया और ए का मान रख दिया, 5 7 4 6। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि इस 5 का यदि गुणा होगा मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स के सभी अवयवों से होगा। 5 5 25, 7 5 35, 5 चौक 20 और 5 6 30। तो इस प्रकार से किसी अधिक संख्या से मैट्रिक्स का गुणन होता है। आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा। ऐसा नहीं करते हैं कि 5 का किसी भी एक पंक्ति से कर दो, चाहे 5 का किसी भी एक स्तंभ से कर दो। यहाँ पर यदि 5 का गुणन होगा तो वो सभी अवयवों से होगा। दोस्तों इस प्रश्नावली के बाद आप सारणिक पढ़ने वाले हो। सारणिक में ऐसा करते हैं तो या तो किसी एक पंक्ति से करते हैं या किसी एक स्तंभ से करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में जब ये काम करते हैं तो हम क्या करते हैं? सभी अवयवों से उसका गुणन करते हैं। और अगर कॉमन लेंगे भविष्य में कभी तो सभी अवयवों में से निकल रहा होगा वही एक कॉमन संख्या को हम कॉमन लेते हैं। तो ये मैट्रिक्सों का अधिक संख्या से किसी से भी गुणन संभव होता है। अब आव्यूहों के योग के गुणधर्म। आव्यूहों के अब पढ़ोगे आप आव्यूहों के योग के गुणधर्म। मैं आपकी एक एक चीज़ को बिल्कुल कवर करते हुए चलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आव्यूहों के योग के गुणधर्मों में 3 गुणधर्म या 4 गुणधर्म इम्पोर्टेंट रूप से होंगे आपके सामने। पहला गुणधर्म होगा क्रम विनिमयता। पहला गुणधर्म होगा फ्रेंड्स क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता जो गुणधर्म होगा, चलो इसके बाद मैं गुणधर्मों को पहले लिख देता हूँ। सेकंड गुणधर्म होगा साचर्यता। थर्ड जो गुणधर्म होगा इसका वो होगा तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव। फोर्थ जो होगा प्रतिलोम अवयव। सब चीज़ों को कवर करेंगे, बिल्कुल इजी होगा आपके लिए समझना। क्रम विनिमयता मैं किसको पढ़ रहा हूँ अभी? योग के गुणधर्मों को। तो योग क्रम विनिमयता मतलब क्या हुआ? 2 मैट्रिक्सों का क्रम विनिमय करके अगर योग कर दिया जाए तो वो सदैव क्या होता है? समान होता है। ए को चाहे आगे रख के बी को पीछे रख के एडिशन कर लो, योग कर लो, चाहे बी को आगे रख के और ए को पीछे रख के आप योग कर लो, दोनों एज इट इज समान होते हैं। क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। योग संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। आई थिंक आपके ये समझ में आ गया होगा। ए और बी ये कोई आपका बीजगणित नहीं चल रहा कि कोई भी संख्या को कहीं भी रख लो, ये मैट्रिक्स है। हमें यहाँ पर मैट्रिक्सों में नियमों को देखना है कि कौन कौन से नियम लग सकते हैं। क्रम विनिमयता पहला नियम है मैट्रिक्सों में सबसे इम्पोर्टेंट रूप से कि क्रम विनिमय मैट्रिक्सों में योग तो होता ही होता है, लेकिन आप पहले ही देख चुके हो मल्टीप्लाई अर्थात गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दोस्तों नेक्स्ट थिंग है साचर्यता। साचर्यता कहती है 3 मैट्रिक्सों के लिए इस तरह से कर लीजिए, चाहे ए और बी को पहले जोड़कर फिर सी से जोड़ लीजिए। तो ये दोस्तों जो ये नियम आपने देखा यह नियम कहलाता है साचर्यता 3 मैट्रिक्सों के लिए। पहली बात तो योग इनका तभी संभव होगा जब इनकी कोटियाँ समान होंगी, लेकिन इनका योग करते समय तीनों को एक साथ जोड़ने की बजाय पहले 2 को इस तरह से जोड़कर तब ए से जोड़ सकते हो, चाहे आप ए और बी को पहले जोड़कर फिर सी से जोड़ सकते हो। आप किसी भी मैनर में इनको कर सकते हो, योग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पार्ट भी ये पार्ट जो प्राप्त होगा वह यह इस पार्ट के दोनों क्या होंगे? समान प्राप्त होते हैं। तो ये साचर्यता नियम है। तीसरा नियम जो है योग से संबंधित वह है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है
एक मैट्रिक्स ए में, एक मैट्रिक्स ए में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए जो हमें ए ही प्राप्त हो जाए। एक मैट्रिक्स ए में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए जो हमें ए ही प्राप्त हो जाए, और आप आसानी से देख सकते हो उसी कोटि की क्या जोड़ दिया जाएगा, शून्य मैट्रिक्स, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। किससे? ओ से। ए में यदि ओ जोड़ दिया जाए, ये ओ क्या कहलाती है? शून्य मैट्रिक्स। वो क्या कहलाती है? शून्य मैट्रिक्स, जिसको हम यहाँ पर अब क्या कहेंगे? तत्समक अवयव, तत्समक अवयव या तत्समक मैट्रिक्स। तो ए में ऐसी क्या जोड़ दिया जाए जो ए प्राप्त होती है। यदि किसी परिभाषा इसकी, यदि किसी मैट्रिक्स में एक अन्य मैट्रिक्स को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, अर्थात पूर्व मैट्रिक्स के समान ही प्राप्त हो जाए, तो इस प्रकार से जो अन्य मैट्रिक्स होती है वह तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है। योग संक्रिया के लिए ऐसी तत्समक मैट्रिक्स क्या होती है? ओ। योग संक्रिया के लिए ऐसी तत्समक मैट्रिक्स क्या होती है? ओ। क्योंकि ओ अर्थात शून्य, शून्य मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें, जैसे आपको ये मैं दिखा रहा हूँ 2 × 2 0 0 0 0, ये 2 कोटि की या 2 × 2 कोटि की शून्य मैट्रिक्स है। इसमें सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य। आप सोच लीजिए खुद ही, जब शून्य मैट्रिक्स अर्थात सभी शून्य अवयवों को किसी मैट्रिक्स के साथ जोड़ा जाएगा तो वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो ये शून्य मैट्रिक्स होने के कारण ये यहाँ पर क्या है? योग के लिए योगात्मक तत्समक, योग के लिए तत्समक। प्रतिलोम अवयव, किसी मैट्रिक्स ए के लिए प्रतिलोम अवयव क्या होगा कि ए में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, ए में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि तत्समक प्राप्त हो जाए। तत्समक क्या है योग के लिए? ओ। याद रखना फ्रेंड्स, अब योग के लिए तत्समक अवयव क्या प्राप्त हो गया? आपसे कभी भी 1 नंबर में क्वेश्चन किया जा सकता है कि योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है मैट्रिक्सों में? वो क्या होता है? ओ, शून्य मैट्रिक्स होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिलोम अवयव। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ भी कि किसी मैट्रिक्स ए के लिए प्रतिलोम अवयव क्या होगा योग के लिए। किसके लिए? योग के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ए में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमें ओ मिल जाए। ए में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमें ओ मिल जाए। दोस्तों जोड़ना, या आप ऐसे लिख सकते हो घटाना ही हुआ अब ये कि ए में यदि उसकी ऋणात्मक मैट्रिक्स अर्थात -a को जोड़ दिया जाए, एक तरह से हम इसको घटा रहे हैं। ए में से ए को घटाया तो हमें आपको पता है कि सेम मैट्रिक्स में से सेम को घटाएंगे तो सभी अवयव शून्य होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपको एक तरह से परिभाषा इसकी क्या बनती है? किसी मैट्रिक्स के लिए प्रतिलोम अवयव वह होता है जिसको उस मैट्रिक्स के साथ जोड़ दिया जाए तो हमें तत्समक अवयव प्राप्त होता है। तत्समक अवयव योग के लिए आप पहले ही देख चुके हो, ओ होता है। ये हमने ओ यहाँ पर रख दिया। अब ए में ऐसा क्या जोड़ें जो ओ मिल जाए? अब आपको पता चली गया, ए में -a जोड़ा जाए, या आप ऐसे बोल सकते हो ए में से ए घटाया जाए तो ही हमें ओ प्राप्त होगा। तो ये जो -a है यहाँ पर एरो करके आप लिख सकते हो क्या? प्रतिलोम अवयव। क्या लिख सकते हो इसको? प्रतिलोम अवयव। तो दोस्तों इस प्रकार से किसी मैट्रिक्स ए के लिए -a क्या होता है? योग के लिए प्रतिलोम अवयव। किसके लिए? योग के लिए प्रतिलोम अवयव। दोस्तों एक नियम और है, वो और बता देता हूं मैं यहाँ पर, 5वां नियम, जो कि हम यहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं? निरसन नियम। 5वां जो गुणधर्म है योग के लिए उसको हम किस नाम से जानते हैं? निरसन नियम के नाम से जानते हैं। है क्या है ये नियम? दोस्तों इस तरह का सिस्टम आप कभी अपनी कैलकुलेशन में देखोगे, a + b = a + c। दोस्तों आप बीजगणित नहीं पढ़ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, आप पढ़ रहे हो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्सों में ऐसा कभी नहीं होता है कि हम काटा पीटी करें। बीजगणित में तो हम x को x से काट देते हैं, y को y से काट देते हैं, लेकिन यहाँ जब मैट्रिक्सों की बात आती है तो मैट्रिक्सों में अपन इस तरह से काट पीट नहीं करते हैं।
मैट्रिक्सों में नियम के अनुसार चलते हैं, सभी चीज़ों को एक नियम के अकॉर्डिंग बनाया गया। अब इस नियम को बोलते हैं निरसन नियम। अगर दो मैट्रिक्स इस प्रकार से आपके सामने हैं कि दो मैट्रिक्स A प्लस बी और A प्लस सी इस प्रकार से बीच में बराबर, तो आप आसानी से निरसन नियम लगाकर लिखना जरूरी है। निरसन नियम आप वैसे भी जानते हो, आप यहाँ पर बीजगणित का भी उपयोग करें तो आप A से A काटते, लेकिन यहाँ पर काटना नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना तो B बराबर C ही है, लेकिन लिखना ब्रैकेट में क्या है, साइड में निरसन नियम लगाकर। तो A को A से आपने ख़त्म मान लिया तो B यहाँ से बचा, C यहाँ से बचा, तो यह नियम कहलाता है निरसन नियम। तो इस प्रकार से आपके पास ये जो आपके गुणधर्म हैं, इन गुणधर्मों का आप पालन करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा आव्यूहों के योग के गुणधर्म। अब दोस्तों ये ही नियम, सेम नियम आप देखोगे मैट्रिक्सों के गुणन से संबंधित। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म। आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म, पहला नियम है क्रम विनिमयता। आव्यूहों के गुणन से संबंधित पहला नियम कहलाता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता आप लोग पहले ही देख चुके हो कि ए बी जनरली नॉट इक्वल बी। जनरली दोस्तों आप बिल्कुल इस लाइन को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि हमेशा ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। ए बी और बी ए संभव कभी कभी हो जाता है। तो हम यहाँ पर उस नियम को लिखते हैं जब हम डेफिनेट श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये सदैव संभव होंगे। तो ये सदैव संभव नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर हो। आपको पता है 90% ये इम्पॉसिबल है। 10% में कहीं पर कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे मैं आपको देने वाला हूँ अभी नेक्स्ट टाइम जब ये संभव होकर आपके सामने आएंगे। तो अभी आपके लिए ए बी नॉट इक्वल बी ए, अर्थात ए बी के क्रम में नहीं है मल्टीप्लाई के लिए। साचर्यता में आप 3 मैट्रिक्स लेते हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम गुणन कर रहे हैं। तो गुणन के संबंधित आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं जिसमें आपने देखा ए का बी से मल्टीप्लाई पहले किया गया तब सी से किया गया, या आप इसको ऐसे भी गुणन कर सकते हो। जैसे आप एडिशन कर रहे थे बिल्कुल ऐसे ही गुणन। आप 3 मैट्रिक्सों का गुणन कर रहे हैं जिसमें ए को बी से पहले मल्टीप्लाई करके तब सी से किया गया, या ए को यहीं पर रखकर पहले बी और सी का मल्टीप्लाई करके तब ए से आगे रखकर ए को किया जाए। तो यह साचर्यता नियम कहलाता है जिसमें आप किसी भी क्रम में मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई कर सकते हो। बस क्रम यही हो कि आगे ए पीछे बी और आगे सी। तो इस प्रकार से आप इनका गुणन कर सकते हो। तीसरा है तत्समक अवयव। आव्यूहों के गुणन से संबंधित तीसरा अवयव कहलाता है, तीसरा गुणधर्म कहलाता है एक तरह से तत्समक अवयव। तत्समक अवयव किसके लिए, गुणन के लिए। तो ए का मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें ए ही प्राप्त हो जाए। अभी आपने थोड़ी देर पहले जब जोड़ किया था, जब योग के लिए देखा था, तो आपने यही लिखा था ए को किसके साथ जोड़ा जाए जो ए ही प्राप्त हो जाए। अब यहाँ कर रहे हैं मल्टीप्लाई, गुणन कर रहे हैं, तो ए को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए जो हमें ए ही प्राप्त हो जाए। बिल्कुल दोस्तों आप आसानी से इसको ऐसे लिख सकते हो, ए को यदि आई से, आई कहलाती है इकाई मैट्रिक्स, 2x2 के लिए पॉजिटिव चीज़ है, 3x3 के लिए भी पॉजिटिव चीज़ है। ऐसी स्थिति में हम आई को इकाई मैट्रिक्स आप जानते ही हैं, 2x2, 3x3, 4x4 उसी कोटि की ए होनी चाहिए, तब इनका मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई अगर करने के बाद जो प्राप्त रिजल्टेंट आएगी वो ए के बराबर ही आएगी, सेम एज इट इज आएगी। इस स्थिति में हम आई को कहते हैं
तत्समक मैट्रिक्स। इस स्थिति में हम आई को क्या कहते हैं दोस्तों? तत्समक मैट्रिक्स। तो आई गुणन के लिए तत्समक मैट्रिक्स हुई और ओ जो हुई ओ जो मैट्रिक्स हुई थी वह योग के लिए तत्समक मैट्रिक्स होती है। तो इस प्रकार से ये आप सीख चुके हो। दोस्तों आव्यूहों की गुणन संक्रियाओं में और कोई संक्रिया आपके सामने शेष नहीं है। तो इस प्रकार से आज आपने मैट्रिक्सों में योग से संबंधित और गुणन से संबंधित संक्रियाएं देखी और आई थिंक आपके अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को घर पर बैठकर कॉपियों में लिखकर अच्छे से समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में शामिल होंगे। जय भारत, जय हिंद।